बच्चों स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पर। इसमें हमने देख लिया है कि एक आवेशित चालक जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। और वैसा ही यदि किसी चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर भी बल लगता है। तो पिछली बार हमने बात किया था लॉरेंज बल के बारे में और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। हम यहीं से अपनी बात को पुनः शुरू करते हैं। तो यदि एक कण जिस पर Q आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति करता है। एक बार पुनः, एक आवेशित कण जिस पर आवेश का मान Q है चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए V वेग से गति करता है। तो इस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है और उसका मान होता है Q V B साइन थीटा। इसको सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं F बराबर Q और V क्रॉस B। अब जब सदिश रूप में लिखते हैं तो आप देखिएगा कि V क्रॉस B का परिमाण है F, यानी कि इन दोनों के सदिश गुणनफल से हमें यह राशि प्राप्त हो रही है। सदिश गुणनफल कहता है कि गुणनफल का मान सदैव उन दोनों भौतिक राशियों की दिशा से लंबवत होता है, अर्थात F की दिशा V से भी लंबवत होगी और F की दिशा B से भी लंबवत होगी। जैसा कि हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में भी पढ़ा था कि यदि ये वाली उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करे, यह वेग को प्रकट करे, तो यह लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी। अब समझने वाली बात यह है कि जब बल वेग के लंबवत होता है तो वह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। हम एक चित्र के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर क्रियाशील है। जब तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील होता है तो उसको हम क्रॉस के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो ये जो क्रॉस के चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं, ये क्रॉस के चिन्ह बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, अंदर की ओर है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अब एक कण, आवेशित कण Q यहां पर इस प्रकार से गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ना चाहता है। ये वेग की दिशा हो गई। अब आप देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस उंगली से प्रकट होगा, वेग की दिशा इस उंगली से प्रकट होगी, तो बल इस दिशा में लगेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, वेग आगे की ओर है, तो इस पर लगने वाला बल नीचे की ओर होगा, अर्थात यह वेग के लंबवत होने के कारण से इसको इस मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। जब कण यहां होगा तो इसका वेग कुछ इस दिशा में होगा, तो ये पुनः लंबवत होने के कारण से फिर इसको आगे की ओर बढ़ाएगा। जब कण यहां होगा तो इसके वेग की दिशा ये होगी, तो ये इसको फिर बल लगेगा और वो इसको आगे की ओर यहां बढ़ाएगा। यहां पर वेग की दिशा ये होगी, तो ये पुनः उसको आगे बढ़ाकर एक वृत्तीय मार्ग पर गति करवाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। इसके लिए शर्त यह है कि जो वेग की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, यानी कि थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसका पथ होगा वो वृत्तीय पथ होगा। और वृत्तीय पथ होगा तो हम इसके संबंध में थोड़ी सी गणित कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि F का मान प्राप्त होता है Q V B साइन 90, कोण 90 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Q V B साइन 90 का मान 1 हो गया। और यही बल क्या करेगा, यह उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, यानी कि mv²/r। r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या पर वह गति करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि Q V B बराबर हो जाएगा mv²/r के। आप एक v को काट दीजिए तो यहां से हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। त्रिज्या का मान होगा
mv अपॉन qb, अर्थात कण इतनी त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा। ठीक, अब हम इसका समय निकाल लेते हैं कि एक परिक्रमा में कितना समय लगा। इसका परिक्रमण काल यदि t से व्यक्त करें तो ये हो जाएगा 2 पाई r बटे v। इसकी चाल v है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है, तो पथ की लंबाई हो जाएगी 2 पाई r और 2 पाई r बटे v। एक परिक्रमा में लगा समय होगा तो t बराबर हमें प्राप्त होता है 2 पाई और r की जगह पर हम लिखते हैं mv और ये v आ जाएगा और नीचे आ जाएगा qb। v को काट देंगे तो t बराबर हमें प्राप्त होता है 2 पाई m बटे qb, अर्थात कण इतने समय में एक पूरा चक्कर लगा लेगा। तो ये था कि अगर कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार पथ होगा। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r से प्रकट करें तो उसका मान होगा mv बटे qb और एक परिक्रमा करने में इतना समय लगेगा t बराबर 2 पाई m बटे qb। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। अब कल्पना करते हैं कि माना कि चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश है और हमारा कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार से गति करना प्रारंभ करता है v दिशा में। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, लंबवत होगा। आप देखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग, तो ये इस पर लगने वाला बल हो गया। तो इस बल के प्रभाव से क्या होगा कि यह वृत्तीय मार्ग पर गति करना प्रारंभ करेगा, परंतु इसके मध्य कोण कितना है, थीटा कोण है। तो हम v को दो घटक में विभाजित कर लें, एक हो जाएगा v cos थीटा और एक हो जाएगा v sin थीटा। तो v sin थीटा घटक ये वाला घटक होगा, v sin थीटा b के लंबवत है। तो जैसा हमने अभी देखा था कि v b के लंबवत है तो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, यानी कि v sin थीटा के कारण से कण वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा और v cos थीटा क्या करेगा, उसे आगे की ओर बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से ये कण जो है ये सर्पिलाकार गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। इसका पथ जो होगा वो कैसा होगा, एक स्प्रिंग की तरह होगा, सर्पिलाकार होगा। ये आगे की ओर तो बढ़ेगा पर वृत्तीय मार्ग पर गति करता हुआ जाएगा। v cos थीटा इसको आगे ले जाएगा और v sin थीटा इसको वृत्तीय मार्ग पर गति करवाएगा। जैसा हमने यहाँ v लिखा था तो अब इसके त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, m v sin थीटा बटे qb, यह त्रिज्या का मान हो जाएगा। और यदि समय की बात करें तो t का मान तो वही रहेगा 2 पाई m बटे qb, क्योंकि इसमें वेग का कोई घटक नहीं है। तो ये हमने देखा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो या तो उसका पथ वृत्ताकार होता है या फिर सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार होने का कारण होता है कि वेग के दो घटक होंगे, जो अनुदिश घटक होगा चुंबकीय क्षेत्र के उससे वो आगे की ओर बढ़ेगा और जो v sin थीटा घटक है ये लंबवत घटक है और लंबवत घटक के कारण से वो वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करेगा। तो वृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करता हुआ ऐसा सर्पिलाकार में जैसे स्प्रिंग होती है लंबी, वैसा वो कण आगे की ओर बढ़ेगा। आज का टॉपिक है हमारा संयुक्त क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यहाँ संयुक्त क्षेत्र से तात्पर्य है नंबर 1 विद्युत क्षेत्र और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। तो एक आवेशित कण जब विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल को हम अगर Fe से प्रकट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस Fe का मान होता है QE के बराबर। Q आवेश है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित है, स्थिर है, तब भी उस पर बल लगेगा और आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में गतिशील है
तब भी उस पर बल लगेगा। तो स्थिर वैद्युत बल आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता है, वह आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि सदिश रूप में इस समीकरण को लिखें तो हमारी समीकरण बन जाएगी Fe बराबर Q, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो हम इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण स्थित है तो उस पर इतना बल लगेगा, उस बल का मान ये होगा, दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र पर। तो चुंबकीय क्षेत्र में माना कि लगने वाला बल हम Fm से प्रकट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसा कि लॉरेंज फोर्स का व्यंजक कहता है हमारा कि F बराबर QVB साइन थीटा। यदि आवेशित कण Q V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए गति करता है तो उस पर इतना बल लगेगा, हम इसको सबस्क्रिप्ट लगा दें Fm, तो इतना बल लगेगा। और यदि इसे वेक्टर फॉर्म में प्रकट करें, वेक्टर के रूप में दर्शाएं, तो ये हो जाएगा Q और V क्रॉस B। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये बल लगता है, विद्युत क्षेत्र में ये बल लगता है, और यदि ये दोनों एक साथ संयुक्त रूप से क्रियाशील हों, अर्थात समष्टि में विद्युत क्षेत्र भी स्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी स्थित है, दोनों यदि क्षेत्र एक साथ स्थित हैं तो आवेशित कण दो बल का अनुभव करेगा, स्थिर वैद्युत बल का अनुभव भी करेगा और चुंबकीय बल का अनुभव भी करेगा। तो उस कण पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? तो कण पर लगने वाले परिणामी बल को हम F से प्रकट करते हैं, तो वो F का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा, यानी कि F बराबर हो जाएगा Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। चाहे तो हम Q को कॉमन ले सकते हैं, तो F बराबर हो जाएगा Q E प्लस V क्रॉस B। तो इसकी सहायता से परिणामी बल की गणना की जा सकती है। तो संयुक्त क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर इतना बल लगेगा, और उसका मान और दिशा हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।